हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिटी के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने? लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, किया था हमने, ठीक है। और लद्दाख, केरल वगैरह इनके बारे में हल्का सा आइडिया लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब हमने लास्ट टाइम जो देखा था एक लोकल एरिया, विलेज एरिया पे देखा था, फिर उसके बाद की ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर अर्बन एरियाज में कौन कौन सी किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा है राइट टू वोट क्या चीज है, कैसे आया क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर है फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर कि फार्मिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और एक जो है डिफरेंट टाइप की फार्मिंग भी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। एक बार इसका जो है मैं आपको डिटेल में आइडिया दे देता हूं बेटा कि कितनी टाइप्स की क्या गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर देखो, एक तो हो गई हमारी सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल पे, ठीक है, यूनियन, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गई हमारी। उसके अलावा एक और क्या होती है बेटा? एक होती है स्टेट लेवल पे। किस पे? स्टेट लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट पे कौन होते हैं बेटा? जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हेड, तो वो हो गया सेंट्रल लेवल पे। फिर स्टेट लेवल पे जो एमएलएज होते हैं, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे, जिसमें फिर टॉप पे कौन होते हैं? सीएम। फिर उसके बाद जो हमारा एक और टाइप आता है, वो आता है हमारा लोकल बॉडीज। कौन सा आता है बेटा? वो आता है लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज भी दो तरह का आता है इसमें डिपार्टमेंट। कैसे? एक होता है पंचायती राज सिस्टम। क्या है? पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज। और दूसरा आता है अर्बन लोकल बॉडीज। अब इनके अंदर और जो है सब डिवीजन है। कैसे? अब पंचायती राज, इसमें जो है सबसे बेसिक यूनिट हमने क्या पढ़ी थी बेटा? कि ग्राम पंचायत आता है। कौन आता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन था? ग्राम पंचायत के ऊपर कौन था? पंचायत समिति था। पंचायत समिति। आपसे अगर एग्जाम में ऑर्डर पूछ ले या कैसे क्या, तो आप बता सकते हैं हम पंचायत समिति। और इसके ऊपर कौन है? जिला परिषद। तो ये हायरार्की होती है, ठीक है, समझ आ रहा है? अब अगला अर्बन लोकल बॉडीज होती है। तो इसमें एक हायरार्की नहीं होती, इसमें जनरली पॉपुलेशन के वाइज होता है। बाकी तो ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी क्या है, टैक्सेशन, लोगों का वर्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो वो सारा चीजें इसमें होती है। तो इसमें जो है हम ऐसे एरो नीचे नहीं लगा सकते, कोई किसी के ऊपर नहीं है। इसमें जो है 3 तरह की बॉडीज होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी। नाम सुना होगा, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? लिखो, नगर पालिका। क्या कहते हैं? नगर पालिका। नगर पालिका क्या होती है? जनरली 1 लाख से कम पॉपुलेशन, मतलब कि जो एक छोटी अर्बन इकाई हो, छोटी शहरी इकाई। फिर म्यूनिसिपैलिटी से बड़ी अगर कोई है, जनरली 1 से 5 लाख की पॉपुलेशन के बीच, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। हिंदी में क्या कहेंगे? नगर परिषद। क्या कहेंगे? नगर परिषद। फिर थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि सबसे बड़ी अर्बन यूनिट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं नगर निगम। क्या कहते हैं? नगर निगम। ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, यहां इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये है, लिख लेना। लेकिन वो तीनों इंडिपेंडेंट है। अगर एक छोटा शहर है
तो वहां यानी कि नगर पालिका होगी, म्यूनिसिपैलिटी। थोड़ा और बड़ा शहर है तो वहां होगा म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद। और बड़ा शहर है, बहुत ही बड़ा, तो उसमें क्या आ जाएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम। क्लियर है ये चीज, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक देख लिया और उसको हमने डिटेल में यहाँ पे देख लिया। आप चाहो तो इसमें जो है मेंशन कर दो। तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट कौन होते हैं, वी इलेक्ट एमपीज। एमपीज कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हेड या मुखिया कौन होते हैं, जनरली की प्राइम मिनिस्टर। फिर हमारा स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे हम किसको इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट एमएलएज। एमएलएज क्या होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि सांसद। ये होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक कहते हैं, विधायक। ठीक है, तो ये हो गए एमएलए। फिर उसके बाद है लोकल बॉडीज। तो यहाँ पे हमने देखा था ग्राम पंचायत पे कौन थे, वार्ड मेंबर थे, वार्ड पंच। यहाँ पे सॉरी इस पे और साथ में कौन थे, सरपंच भी थे, जिसका भी हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, पंचायत समिति, यहाँ जनरली जो है प्रधान वगैरह होते हैं। उसके अलावा जिला परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलर्स भी होते हैं, क्योंकि वार्ड वगैरह होते हैं, और उनमें जो है फिर एक जिला प्रमुख चुना जाता है। कौन होता है, जिला प्रमुख। उसका तो हमने कल देख ही लिया था। यहाँ पर होते हैं प्रधान, तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पर कौन है, वार्ड मेंबर को इलेक्ट करते हैं प्लस सरपंच। और यहाँ पे जो है हमारे कौन होते हैं इलेक्ट, प्रधान होते हैं। और वैसे यानी कि प्रधान जो है हम डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, जो वहां पे एक तरह से मान लो कि वार्ड मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से किसी को प्रधान बना देते हैं। फिर ये जिला परिषद हो गया, तो जिला परिषद पे कौन होता है, जिला प्रमुख। कौन होते हैं, जिला प्रमुख। ठीक है, ये चीज, यहाँ सरपंच, यहाँ प्रधान, यहाँ जिला प्रमुख। फिर आती है अर्बन लोकल बॉडीज। तो इनमें जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां कौन होते हैं, मेयर होते हैं। कौन होते हैं, मेयर होते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे कमिश्नर होते हैं, जनरली वो क्या करते हैं, आईएएस होते हैं एक, और वो जो है यहाँ पे जो भी इलेक्ट हुए हैं उनकी पॉलिसीज या कोई भी काम हो उसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, वो हम बाद में आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कौन हो गए, मेयर। कौन है, मेयर। ठीक है, ये चीज क्लियर है सारा। आगे चलते हैं। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कि इजीली किसी गवर्नमेंट ने जो है पावर दे दिया। चाहे ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में, उन्होंने पावर इजीली नहीं दिया। पहले जो है हमने इतना प्रोटेस्ट किया तब कि हाँ बजट को डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उस पर कुछ और नहीं कर सकते चेंजेस। फिर धीरे धीरे दिया कि हाँ चलो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं, ये जो कि वॉलंटरी प्रोविजन है इसको कर सकते हो। धीरे धीरे वोटिंग का भी पावर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है प्रोटेस्ट के बाद ये चीज हुई। तो विलिंगली जो है पावर नहीं करते। इसका अगर मैं लोकल बॉडीज से बात करूं तो ये जो है 1992 में ये एक्ट पास हुआ, और अर्बन लोकल बॉडीज, ये जो पंचायती राज, ये सब आया क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट पावर शेयर नहीं कर। अब वहां आएंगे, सरपंच बनेंगे, ये जिला प्रमुख, तो एक एमएलए हुआ, एमपी हुआ, उसको खतरा रहता है हल्का सा कि कल को ये जो है इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि इन्होंने मेरी सीट खा ली, कल को यहाँ एमएलए के इलेक्शन लड़ लिए। तो इसलिए कोई भी इजीली पावर नहीं देना चाहता। इसमें भी जो ये बनी है, भले ही 92 में दो तरह के प्रोविजंस थे, कंपलसरी और एक वॉलंटरी या ऑप्शनल। तो कंपलसरी में तो कि हाँ हर 5 साल में इलेक्शन कराना है, ये 3 बॉडीज होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। लेकिन एक वो हो ना कि टैक्सेशन का पावर और भी जो अलग पावर्स हैं चाहे किसी भी सेक्टर में हो, इजीली नहीं दिए। तो वो जो है वॉलंटरी प्रोविजंस स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के हाथ में थे कि आप अपने स्टेट में ये पावर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, वो आपकी मर्जी है। कंपलसरी तो नॉर्मल से थे कि हाँ चलो ये पावर तो क्या आएगी, बना दी बॉडीज वगैरह। वॉलंटरी में रखे काफी सारे। तो इसलिए नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। इसका एक और एग्जांपल जो आप ये फोटो में देख रहे हो, इक्वालिटी फॉर विमेन, वोट फॉर विमेन, गिव अस द वोट नाउ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। जो विकसित देश अपने को कहते हैं, यूएस और यूके में भी, वहां भी नहीं, यूरोप, यूएस नहीं था।
फिर ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये इस तरह की डिमांड उठी। हुआ ये कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब वॉर है, सेना चाहिए। सेना में कौन होता है? आदमी होते थे उस वक्त। सेना में गए दूसरे देश में लड़ने। अब पीछे देश कौन चलाए? इकोनॉमी कौन चलाए? पॉलिटी कौन चलाए? पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कौन चलाएगा? ये महिलाएं घर से बाहर आई, उन्होंने इकोनॉमी भी चलाई, पॉलिटिक्स भी चलाई, मैन्युफैक्चरिंग चलाया, सारा काम देखा और बखूबी देखा। जितना आदमी लोग जब वो एक पूरा घर चला सकती हैं तो वो क्या देश नहीं चला सकती? तब फिर उन्हें अपने अधिकारों के लिए फील हुआ कि हमें भी जो है वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, और वो इस तरह से प्रोटेस्ट करने आई, सड़कों पे उतरी कि हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी। उनके पास वोटिंग का राइट ही नहीं था। इलेक्शन होते थे लेकिन इनके पास नहीं था, गरीबों के पास भी नहीं था। ये होता था कि आप पढ़े लिखे हो, आप दे सकते हो, आपके पास जमीन है, आप दे सकते हो। लैंड, एजुकेशन, इनके बेसिस पे देते थे वोटिंग राइट। तो फिर ये मूवमेंट आया। सवाल इसमें कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, women and the poor have had to fight for women and poor had to fight for participation in government. Women's struggle to vote got strengthened during the first world war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हम कर सकते हैं अच्छे से, जब उन्होंने चलाया देश को। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द विमेन्स सफ्रेज मूवमेंट, एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सफ्रेज का मतलब क्या है? राइट टू। ठीक है, तो अभी हमारा बेटा इसमें सवाल कैसे बनेगा पता है? आपसे ये पूछा जाएगा पहला सवाल तो कि विमेन सफ्रेज मूवमेंट जो है वो किस वक्त आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यूएसए के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, किसी भी तरह आ सकते, या ईयर्स दे दे, 1918, 1935, 1960, 1985। आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 था। ठीक है, तो ये उस वक्त ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 आदमी सब बाहर, इन्हें देश चलाना पड़ा, तब इन्हें पता पड़ा। ठीक है, तो ये मूवमेंट आप याद रखेंगे कि ये मूवमेंट जो है कब आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकन विमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 व्हाइल विमेन इन यूके गॉट द वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928। सवाल आ जाए कि अमेरिका में विमेन को राइट टू वोट कब मिला? आप बोलेंगे 1920, यूके में 1928। ठीक है, अमेरिकन विमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, और अगला क्या है? यूके में यूके गॉट द विमेन इन यूके गॉट द राइट टू वोट इन 1928। ठीक है, ये याद रहेगा। अब मैं सारी चीजें यहां लिख के क्यों लाता हूं? मैं खुद मतलब क्यों नहीं लिखता? ये चीज मैं आपको बिना ये इसके लिखे पढ़ा लूं कर लूं, लेकिन अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो मेरे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें फिर दिक्कत होगी कि सर अब हमें हिंदी में लिख के बताओ या फिर हिंदी में बोलो। हिंदी में लिखूं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत होगी, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। और जो मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरीज दे रहा हूं उसको आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, पॉइंट बना के लिख लो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो बाकी हिंदी मीडियम के बच्चे भी इन पे टिक लगा दे, 1920 एंड 1928। नेक्स्ट, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। जिनके पास एजुकेशन थी, लैंड थी, वो लोगों को अलाउ था। ठीक है, सबको नहीं था, गरीबों को नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। और वो जो है, किसके पास लैंड थी, किसके पास एजुकेशन थी? यार सोचो उस समय 1930, 1920, 1910, कुछ चंद लोग थे, वो वोट करते थे, वही सरकार बनाते थे। तो अब मान लो कि पॉपुलेशन उस टाइम 1000 की है, 10 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, 20 लोग हैं जिनके पास जमीन है, 1000 में से सिर्फ 30 लोग वोट कर रहे हैं, जो कि करने चाहिए एडल्ट जो। अब 30 लोग सरकार चुन रहे हैं। अब वो जो सरकार चुन रहे हैं वो 30 ने चुनी है, लेकिन वो
किसके लिए काम कर रहे हैं? 1000 लोगों के लिए। तो वो उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वो उन्हें क्या पता कि गरीबों को साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्योंकि जो चुन के जाएंगे वो भी एक पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे। तो उस समय जो है फेट ऑफ मेजॉरिटी, जो वोट दे भी नहीं रहे थे, उनका भी फेट, किस्मत कौन डिसाइड कर रहा था? वो जो चुन के गए हैं, जिनको सिर्फ कुछ चंद लोगों ने चुना है। Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have right to vote. This is known as universal adult franchise. गांधी जी ने कहा कि ये गलत है, हर एक इंसान को राइट टू वोट, मत का अधिकार, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, है ना? हर एक पर्सन को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। फिर उसको कहते क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है कि ऑल, सबको, ये नहीं कि गरीब को, अमीर को, या फिर कि पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, ये नहीं, हर एक इंसान को, यूनिवर्सल। फिर दूसरा क्या वर्ड? एडल्ट। तो एडल्ट का मतलब क्या होता है? 18+। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, 1989 में। उस वक्त तक जो वोटिंग की एज थी, मत देने की, वोट की उम्र थी, वो 21+ थी, कि 21 से ऊपर वाले। 61st अमेंडमेंट एक्ट में चेंज करके क्या किया? उसको 21 से 18 कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? संविधान संशोधन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अगर उसके अंदर कोई चेंज करना हो तो उसको अमेंड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो वो कौन सा? 61वां, 61st 1989। आप चाहो तो लिख लो बेटा कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सी बड़ा आएगा, याद रखना, ए भी बड़ा आएगा। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट में भी ए बड़ा आएगा, ये चीज याद रखना। इन चीजों में पार्लियामेंट में भी पी बड़ा आएगा, प्रेसिडेंट में भी पी बड़ा आएगा, याद रखना ये चीज। तो ये कैपिटल में आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 changed the voting age from 21 to 18। ठीक है, क्लियर है? हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख दें कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद वोट डालने या मत के देने की उम्र जो है 21 से 18 कर दी गई। आगे चलते हैं। आगे आता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। एक एक वर्ड एक्सप्लेन करता हूं। हिंदू मतलब ये हिंदुओं के लिए, सक्सेशन उत्तराधिकार, कि बाप के मरने के बाद या जो भी वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो किसको देंगे। उत्तराधिकार मतलब कि वसीयतनामा, ठीक है, मेरी वसीयत किसको दूंगा, वो चीज उत्तराधिकार। अमेंडमेंट कि मतलब ये संविधान में संविधान का नहीं है, यहाँ पे एक्ट का है, तो इसमें संशोधन हुआ। एक्ट 2005, तो ये तो अमेंडमेंट एक्ट है। रियल एक्ट कब आया था? हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956। 1956 में एक्ट जो है पास हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था, और अभी 2005 में अमेंड हुआ था। ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। काम का क्या है? वैसे यानी कि पिछले में मैंने आपको बता दिया कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, सवाल क्या है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सवाल क्या बनेंगे। आप बस वही याद रखना, बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो आपको याद रखने के लिए, बाकी उनको जो है इतना रटना करना मत कुछ। तो अभी इसमें क्या कह रहा है कि इस अमेंडमेंट से पहले, इस संशोधन से पहले ये होता था कि बाप के बाद जो है, मरने के बाद उसकी जो जायदाद थी, सब कुछ प्रॉपर्टी थी, वो जाती थी बेटों के पास। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद कानूनी तौर पे लीगली राइट, अधिकार मिला महिलाओं को भी। तो अब क्या हुआ कि मान लो एक इंसान है, उसकी वाइफ और मान लो उसके 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़कियां हैं, तो अब सिर्फ एक लड़के के पास वो जमीन नहीं जाएगी, उसके होंगे 4 हिस्से। एक तो उन बच्चों की मदर के पास जाएगा, बाकी इन तीनों बच्चों के पास जाएगा, और एकदम इक्वल जाएगा। माँ और ये जो 3 बच्चे हैं, चारों को इक्वल। मान लो कि 100 एकड़ जमीन है, तो चारों को 25 एकड़ जमीन मिलेगी। तो अब वो नहीं है कि पहले की तरह की सिर्फ बेटे को मिले।
बेटी को भी बराबर हक मिलेगा और मां को भी उनके बराबर हक मिलेगा। तो महिलाओं को यह अधिकार मिला कब? 2005 के अमेंडमेंट या संशोधन से। ठीक है। सो इन द न्यू लॉ, sons, daughters, their mothers in Hindu families, क्योंकि हिंदूज के लिए कैन गेट an equal share in the land. The same law will apply to all states in union territories. ये जो कानून है वो सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। तो सवाल आ जाए कि इक्वल शेयर है या नहीं है, आप कहोगे इस ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। कब हुआ? 2005 में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आ गया हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज लेवल वाला हमने देख लिया था, पंचायती राज। अब इसमें क्या होगा? उसमें हमने देखा था विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड। वार्ड से कौन आते थे? वार्ड मेंबर या वार्ड पंच जिनको हम कहते थे। यहां कौन आते हैं? काउंसलर। कौन आते हैं? काउंसलर, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पार्षद। ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। वार्ड काउंसलर्स यानी कि पार्षद, वार्ड पार्षद। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। अगला, द complicated decisions that affect the entire city are taken by group of councillors who form committees to decide and debate issues. अब काउंसलर से कमिटी सारे इलेक्ट हो गए आगे हर एक वार्ड से, वो फिर अपनी कमिटीज बनाते हैं कि एजुकेशन पे, ट्रैफिक पे, पानी पे, ड्रेनेज पे, कनेक्टिविटी पे, तो ये सारी बन गई। और वो पूरे एंटायर सिटी का देखते हैं, पूरे शहर में किस तरह से क्या होगा, और उस पर डिबेट करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? काउंसलर्स। नेक्स्ट, अब काउंसलर्स तो जो है ये कमेटी बना दी कि ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, इतना पैसा लगा देंगे, लेकिन उस काम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये काम करवाएगा कौन? अब उन्होंने तो बना दिया कि हाँ यहाँ पे रोड बन जानी चाहिए, वहां पे जो है पानी की सप्लाई हो जानी चाहिए, यहाँ पे जो है मेट्रो बन जानी चाहिए, डिसाइड कर लिया, बजट भी एलोकेट कर दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कर देगा? वो करेंगे कमिश्नर। कमिश्नर कौन होते हैं? एक IAS ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। डिबेट ऑन दीज इश्यूज एंड द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज, या जो भी उन्होंने चीजें रखी है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, ये याद रखना, ये होते हैं अपॉइंट, जबकि काउंसलर को आप इलेक्ट करके भेजते हैं, पार्षद को आप इलेक्ट करके या निर्वाचित करके चुन के भेजते हैं। All of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. वो जो है बजट बनाते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, फिर कि हेल्थ पे इतना खर्च करेंगे, फिर कनेक्टिविटी पे इतना, तो ये सारा जो है उसके लिए बजट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग मनी स्पेंड करते हैं। One such achievement of municipal corporation is सूरत प्लेग 1994। अब इसका मैं इंसिडेंट बताऊं तो ये क्या था, एक हल्की सी स्टोरी बता देता हूं। सूरत गुजरात अरब सागर के पास पड़ता है। मैं 4 साल रहा था वहां पे। वहां पर जो है उस वक्त 94 से पहले काफी रेस्टोरेंट हुआ करते थे, तो वही पानी भी वही फेंक रहे हैं, खाना जो बचा हुआ, गंदगी, बहुत गंदगी थी पूरे शहर में, बहुत गंदगी। तो हुआ ये कि वहां पे जो है प्लेग फैल गया। प्लेग ऐसे ही फैलता है, गंदगी से। फिर क्या हुआ कि अब प्लेग बहुत गंदा फैला और लगभग करीब 3 लाख लोग जो है शहर छोड़ के भागे और बहुत लोग मारे गए। तो फिर वहां का जो है, अब वो बहुत बड़ी सिटी है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मैंने आपको बताया, तो नगर निगम, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी उसने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, हम करेंगे शहर की अब सफाई। उन्होंने शहर को इतना साफ किया कि तब से अब तक वो इतना साफ है। स्वच्छ भारत नाम सुना स्कीम का, उसमें जो है हर साल रैंकिंग निकालते हैं कि स्वच्छ सिटी, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वे, पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है बेटा? इंदौर आता है। 2nd पे आता है सूरत। बहुत साफ है, अगर आप कभी जाओ या जो सूरत के बच्चे हैं वो देखना, बहुत साफ सिटी है, वहां इतना क्लीन रहती है कि उसके बाद से आज तक सफाई को लेके किसी ने उंगली नहीं उठाई, ना ये प्लेग सी बीमारी आ सकती, क्योंकि बहुत सफाई, लोग वहां रोड पे गौरवपथ है, ठीक है, NIT सूरत के आगे, और वहां पे तो वहां पे लोग रोड पे बैठ के खाना भी खाते हैं संडे को, इतना साफ है वो सिटी। तो आपने देख लिया कि अचीवमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे तो क्या कर सकती है, तो ये उनका एक अचीवमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। हिंदी में क्या लिखा है? सीढ़ीदार खेती। नाम से
लग रहा है कि सीढ़ीदार की मतलब सीढ़ी जैसी खेती होगी कुछ। नागालैंड कहाँ आता है? नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में आता है। अगर आप, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट का अगर मैप बनाऊं तो ये अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, और फिर ये इस तरह से हो गया। तो इसमें जो है ये जनरली जैसे देखो अपना ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा करीब करीब जो है ये असम ऐसे फैला हुआ है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे है असम। यहाँ पे हमारा ये है नागालैंड, और नीचे मणिपुर, और उसके नीचे जो है फिर मिजोरम हो गया, फिर उसके बाद इधर की तरफ त्रिपुरा भी हो गया। तो नागालैंड जो है ये, नागालैंड में यहाँ पे बहुत पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं। तो वहां पे पहाड़ी पे कोई खेती कैसे करे? तो उसके लिए जो एक ये तरीका ढूंढा है, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेती। कैसी होती है मैं फोटो दिखा दूंगा, और वो आपको जो है हमेशा याद भी रहेगा और समझ भी इजीली आएगा बेटा। ये होता है टेरेस फार्मिंग। अब आप देख रहे हो ये पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, तो खेती कैसे करते हैं? छोटे छोटे, ये जो आप देख रहे हो ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, तो ये इस तरह की फ्लैट कर देते हैं इन जगह को थोड़ा थोड़ा की। अब एक साथ, अब ऐसे है पहाड़ी, तो ऐसे है तो आप ये भी समझ सकते हो कि पूरा ऐसे एक साथ को तो पूरे को कर नहीं सकते, उसके लिए तो खुदाई करनी पड़ेगी। छोटे छोटे पार्ट ले लिए और उनको समतल कर दिया, पहले फ्लैट कर दिया। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हो ये कॉर्नर पे ये जो मिट्टी लगी हुई है, ये लगा के जो है एक वॉल बॉर्डर बनाएगी ताकि जो है पानी नीचे ना जाए। अब क्या होता है कि बारिश होती है तो ये इधर बॉर्डर है और इधर ये देखो ये बॉर्डर दिख ही रही है ऊपर की, तो ये ऐसे पहाड़ी का ही हो गया। तो यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। पानी कलेक्ट होने से क्या फायदा है? ये जो है राइस, पैडी, चावल की खेती कर सकते हैं। पैडी, राइस, ठीक है। तो चावल की खेती फिर यहाँ बहुत इजीली होती है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। दिस मीन्स दैट लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स। हमने देखे थे एकदम फ्लैट, ये छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए। एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स, स्टेप्स की तरह बना लिए, सीढ़ियों की तरह। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। ये हम देख रहे हैं, ये देखो ये साइड्स हो गई इनकी, रेज कर दिए, थोड़ा सा ऊपर कर दिए ताकि पानी ना निकले अंदर से, रुक जाए। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। पानी अगर रहेगा तो कौन सा? एक तो जूट होता है, जूट में चाहिए होता है इस तरह से, और दूसरा राइस में। दो चीजों में जो है पानी चाहिए होता है। तो विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। तो आपसे सवाल क्या आएगा बेटा? टेरेस फार्मिंग इज गुड फॉर विच कल्टीवेशन? राइस, बाजरा, पर्ल मिलेट वगैरह, फिर व्हीट, गेहूं, या फिर कॉटन। आप किस पे टिक करोगे? राइस कल्टीवेशन, ठीक है। किस तरह से होता है वो हमने प्रोसेस देख लिया। तो राइस कल्टीवेशन क्या है और टेरेस फार्मिंग क्या है, ये चीज हमने देख ली। भूलोगे तो नहीं है, फोटो से दिखा दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। अगला चलते हैं। अब वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड। इसमें जो है फार्म में कैसे खेती होती कैसे है? तो सबसे पहले लैंड को तैयार करते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा डिटेल में, सब समझ आएगा। फिर उसके बाद सोविंग, सोविंग का मतलब बुआई, बुआई का मतलब ये कि सीड डालना करना, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया वीडिंग, ठीक है। फिर आपने जो है पानी, बारिश होगी हो, इरिगेशन जैसे भी आपने किया हो, ठीक है, अपने आपके पास अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो अब फसल उगी, बीच में जो ऐसे अनचाहे वीड उग जाते हैं तो उनको जो है निकालना, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? निराई। फिर हार्वेस्टिंग, मतलब कि अब फसल जो है पूरी तरह से पक चुकी है तो उसको काट के ले लेना। दिखाता हूं फोटो से। प्रिपेयरिंग द लैंड, प्रिपेयरिंग द लैंड जो दो तरह की होती है, एक मैन्युअल होती है और एक मशीन से होती है। मैन्युअल आप देख रहे हो हल और बैल की मदद से, ऑक्स एंड आपका हल की मदद, प्लग। तो प्लग की मदद से जो है ये इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा जो है ट्रैक्टर के पीछे ऐसे मशीन लगा के भी जो है हम प्लगिंग कर सकते हैं। तो इससे भूमि तैयार करते हैं। अब डायरेक्टली आप जो बीज वगैरह डालोगे तो वो पक्षी खा जाए और वो अंदर भी नहीं गए जमीन के, तो उगेगा कैसे? तो इसलिए ऐसे लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उनके अंदर फिर जो है सीड डाले जाते हैं और फिर पानी भी ताकि जाए तो उनके अंदर रिटेन रहे, इसलिए करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या है, पानी ऊपर ऊपर हो सकता है, पानी भर जाए, नहीं तो जमीन खुली होगी तो पानी अंदर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोविंग या बोआई। देख रहे हो एक हाथों से भी करते हैं कई काफी लोग कि ये एक एक जो है आसपास ऐसे रखते गए, या फिर कि ऐसे फेंक दिया। देखा होगा जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने तो किया भी होगा कि ऐसे बीजों को ऐसे फेंक के भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें आ गया? सोविंग या बोआई। फिर आता है वीडिंग या निराई। इसमें आप देख रहे हो कि ये देखो एक जैसा दिख रहा है और ये एक अलग दिख रहा है, इसको निकाला। ये सारे एक जैसे और ये अलग है, निकाल दिया। वीड जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वीड, तो वो हो गया निराई।
वीडिंग, ठीक है, इसको हमने निकाल देते हैं और जो हमारे काम के हैं उनको रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग या फसल काटना। दो तरह का होता है, एक मैन्युअल और एक मशीन के थ्रू। ये कहाँ का, ये जो है बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और अमेरिका वगैरह, वहां क्या है कि पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है तो लोग कम है और जमीन तो उतनी है, तो लोगों के पास ज्यादा ज्यादा जमीन है, तो इनके पास जो है लेबर नहीं है, आदमी कहाँ से लाए, तो इसलिए क्या करते हैं, इतनी बड़ी मशीनें खरीद ली और इससे खुद ही कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत है, तो अब सीधी सी बात है, पॉपुलेशन कम है, किसान के इतने बच्चे होते हैं, सबके बच गई, तो छोटी छोटी जमीन होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, लेबर ही इतने, आदमी इतने, पॉपुलेशन ही इतनी है, तो जो है लेबर ऐसे मैन्युअली जो है फसल को काटते हैं। आपने देखा होगा ये इस तरह से हाथों से फसल काट रहे हैं और यहाँ मशीन से होती है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल काटना, और उसके बाद जो हमारे पास फसल आ गई, जो भी हमने जो भी ग्रेन वगैरह, कॉटन वगैरह जो भी कुछ उगाया वो ले लिया और फिर उसका जो है मार्केट में बेचो, पर्सनल यूज के लिए भी रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं सवालों पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला, इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। पंचायत के अंदर जो इलेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या कहते हैं उनको, इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स पंचायत में होते हैं वार्ड मेंबर्स एंड सरपंच, वार्ड पंच और सरपंच। अगला सवाल बताओ, अगले का क्या होगा। अगला हमसे बोला गया है कि द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, ठीक है, सेवरल वार्ड्स। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, याद है, वो कहलाते हैं काउंसिलर्स, याद है ना, तो वो कहलाएंगे काउंसिलर्स, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द, मैंने ये कराया भी था, ये लाइन चैप्टर में पढ़ाई भी थी, याद है ना, अफेक्ट द एंटायर सिटी। अब ग्रुप है, अकेला होता तो चलो अपने वार्ड का भी सोचे, ग्रुप है तो ये सीधी सी बात है कि पूरी सिटी का ही सोचेंगे, तो एंटायर सिटी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी दीज ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर द म्यूनिसिपैलिटी। मैंने आपको बताया था, चाहे छोटा सा इंस्टीट्यूट हो या बड़ा हो, मतलब सेंट्रल लेवल पे, सब में इलेक्शन कितने साल में होते हैं, 5 ईयर्स, है ना, याद है, 5 ईयर्स, ठीक है, करेक्ट है, याद है इतना। अगला क्या कह रहा है, वाइल दी काउंसिलर्स मेक डिसीजंस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर, जो कि आईएएस होता है, क्या करता है वो, उनको ये तो पॉलिसी बनाते हैं और उसको लागू करना, मतलब कि इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पे, इम्प्लीमेंट, कर्मचारी लागू करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ हिंदी में कर देंगे लागू, वो उनको लागू या उनको क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे सवाल। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, ठीक है। बाकी हम और भी अभी नेक्स्ट जीके का लेक्चर हम एक ज्योग्राफी पे ले लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। बाकी इवनिंग में लाइव क्लास में आप जुड़िए, 8 o'clock, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।